न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा ये प्रोग्राम जम्मू कश्मीर अब तक। और जम्मू कश्मीर अब तक में आज हम बात करेंगे देश और जम्मू कश्मीर में क्या कुछ रहा खास, यानी वो खबरें जो कल के अखबार की जीनत बनेगी। तो सबसे पहला और बड़ा प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में, जहां देश भर में बीटिंग द रिट्रीट मनाया गया, वहीं जम्मू कश्मीर में भी बीटिंग द रिट्रीट का प्रोग्राम जो है वो मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू में हुआ। और बीटिंग द रिट्रीट की बात करें तो जहां हमने 75वां गणतंत्र दिवस मनाया, वहीं उसकी खुशियों को इख्तिताम पजीर करते हुए बीटिंग द रिट्रीट प्रोग्राम जो है वो मनाया गया। और आज 29 तारीख को ये प्रोग्राम जो है वो जम्मू में हुआ। क्या खास रही बीटिंग द रिट्रीट की झलकियां, आइए नजर डालते हैं। टीम द्वारा पाइप बैंड की मनोहर प्रस्तुति जिन पाइप बैंड दोनों पर दी जाएगी वह इस प्रकार है। जय जन्मभूमि, इंडिया गेट, पूरे चांदनी, खूबसूरती देखते ही बन रही है। गोरखा ब्रिगेड, सुरक्षा के यहाँ पे सूर्या, इंतजाम किए गए हैं। कारगिल हिल ये देखिए मेरे ठीक सामने एंड अल्मोड़ा। आप दीपकाम जम्मू को देख सकते हैं। सारे कार अपने कार सारे अपने एडीसी जम्मू और अन्य अधिकारी जो हैं ये आप बात करें उनकी लोकल जनता की, यहाँ पर छोटी बच्चे उनका भी देवी और सज्जनों, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए। हमारी जो पार्टिसिपेटिंग बैंड्स हैं उनमें 3 ड्राफ्ट बैंड्स हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ड्राफ्ट बैंड, और इसके जो बैंड मास्टर हैं एएसआई शंभू शरण सिंह। जम्मू कश्मीर पुलिस बैंड है, एसआई मुश्ताक अहमद इसके बैंड मास्टर हैं। और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का बैंड है, इंस्पेक्टर बलकार सिंह इसके बैंड मास्टर हैं। आपको बताते चले इसी तरह से 12 पाइप बैंड्स आप देख पा रहे हैं सामने। इनमें से 11 भारतीय सेना के हैं और 1 पाइप बैंड जम्मू कश्मीर पुलिस का है। और इस सारी बैंड्स को लीड कर रहे हैं बैंड मेजर हवलदार मेजर आर बालकृष्ण ऑफ 17 बटालियन ऑफ मद्रास रेजिमेंट। जो धुनें आप आज वहाँ देखेंगे सुनेंगे, हर एक चीज की अलग सी चारित्रिक विशेषता होती है। बिल पाना नहीं आपको बता देते हैं बिल के बना मैं हमारे आज के प्रोग्राम में 2 विशिष्ट अतिथि हैं। मेजर जनरल गौरव गौतम, 26th इन्फेंट्री डिवीजन, द टाइगर डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग, और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। वहीं दूसरा बड़ा प्रोग्राम रहा परीक्षा पे चर्चा, जो कि 29 जनवरी को मनाया जाना था। और आज के दिन खुद प्रधानमंत्री का ये 7वां प्रोग्राम था परीक्षा पे चर्चा। और ये प्रोग्राम दिल्ली में भारत मंडपम में जो है वो मनाया गया। मैं आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स जो थे मौजूद थे, और देश भर से हजारों स्टूडेंट्स ने जो है वो इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। आप जानते हैं कि इससे पहले जो 6 प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा हुए वो बहुत ही कामयाब रहे। और इस बार भी चूंकि एग्जाम्स हैं, उनसे पहले प्रधानमंत्री जो थे वो स्टूडेंट से बात करना चाहते थे और उन्हें ये समझाना चाहते थे कि जो एग्ज़ाम का प्रेशर है उससे कैसे डील करना है। और इस प्रोग्राम के दौरान बच्चों ने, पेरेंट्स ने इंटरेक्ट भी किया प्राइम मिनिस्टर के साथ, उनसे सवालात भी पूछे और ख़ासकर ये भी पूछा कि आखिर इम्तिहान जो है उसके लिए कैसी तैयारी करनी है, हैंडल जो प्रेशर है उसको किस तरह से हैंडल करना है। तो आइए नज़र डालते हैं इस प्रोग्राम के ऊपर। मार्ग सुझाने के लिए आपका धन्यवाद। वीर सावरकर के बलिदान के साक्षी एवं अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध अंडमान निकोबार द्वीप समूह से एक अभिभावक भाग्य लक्ष्मी जी हमसे वर्चुअल माध्यम से जुड़ रही हैं। भाग्य लक्ष्मी जी, अपना प्रश्न पूछिए।
माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। एक अभिभावक होने के नाते मेरा आपसे सवाल है कि छात्रा पर जो पीर प्रेशर रहता है, जो कि एक तरह से दोस्ती की सुंदरता छीन लेता है और छात्राओं को अपने ही दोस्तों के साथ प्रतिस्पर्धा करा देता है, उस पर आपकी क्या राय है? कृपया मुझे समाधान दें। धन्यवाद। धन्यवाद भाग्य लक्ष्मी जी। विश्व को सत्य, अहिंसा और धर्म की त्रिमूर्ति प्रदान करने वाली भूमि गुजरात स्थित पंचमहल के जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा दृष्टि चौहान प्रधानमंत्री जी आपसे अपनी समस्या का हल जानना चाहती हैं। दृष्टि, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मैं दृष्टि चौहान जवाहर नवोदय विद्यालय पंचमहल में कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि कभी कभी परीक्षा के प्रतिस्पर्धी माहौल में दोस्तों के साथ प्रतिस्पर्धा भी अधिक दबाव पैदा करती है। कृपया सुझाव दें कि इससे कैसे बचा जा सकता है। आप मुझे इस पर अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। और बहुत बड़ा संदेश दे देता है। अब तीसरा विषय है कि आपके दोस्त से आपको किस चीज की स्पर्धा है भाई? मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है। अगर आपका दोस्त 90 ले गया तो क्या आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए भी तो 100 है ना? तो आपको उससे स्पर्धा नहीं करनी है, खुद से करनी है। खुद से करनी है कि वो 100 में से 90 लाया, मैं 100 में से कितना लाऊं। उससे द्वेष करने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली तो वो आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। और अगर यही मानसिकता रहेगी तो क्या करेंगे आप? अपने से तेज तर्रार व्यक्ति को दोस्ती नहीं बनाएंगे। आप ऐसे जिसकी कुछ चलती नहीं बाजार में उसी को दोस्त बनाएंगे और खुद बड़े ठेकेदार बन के घूमते रहोगे। सचमुच में तो हमसे प्रतिभावान दोस्त ढूंढने चाहिए। हमने जितने ज्यादा प्रतिभावान दोस्त मिलते हैं उतना हमारा भी तो काम बढ़ता है, हमारा स्पिरिट भी तो बढ़ता है। और इसलिए कभी भी हमने इस प्रकार के का ईर्ष्या भाव कतई ही अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। और तीसरा, मां बाप के लिए भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मां बाप हर बार अपने बच्चों को कोसते रहे, देख तू खेलता रहता है, देख वो किताबें पढ़ता है, तू ये करता रहता है, देख वो पढ़ता है। यानी वो भी हमेशा उसी का उदाहरण देते हैं। तो फिर आपके दिमाग में भी यही एक मानदंड बन जाता है। कृपा करके माँ बाप इन चीजों से बचे। कभी कभी तो मैंने देखा है कि जो माँ बाप अपने जीवन में ज्यादा सफल नहीं हुए हैं, जिनको अपने पराक्रम, अपनी सफलताएं, अपनी सिद्धियां के विषय में दुनिया को कुछ कहने को नहीं है, बताने को नहीं है, तो वे अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड ही अपना विजिटिंग कार्ड बना देते हैं। किसी को मिलेंगे, अपने बच्चे की कथा सुनाएंगे। अब ये जो नेचर है वो भी एक प्रकार से बच्चे के मन में एक ऐसा भाव भर देता है कि मैं तो सब कुछ हूं, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो भी बहुत नुकसान करता है। सचमुच में तो हमें अपने दोस्त में से ईर्ष्या भाव के बजाय उसके सामर्थ्य को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। उसके अंदर अगर मैथमेटिक्स में एक्सपर्टाइज है, मेरी कम है, मेरे टीचर से ज्यादा अगर मेरा दोस्त मुझे मैथमेटिक्स में मदद करेगा तो वो मेरी साइकी समझ करके करेगा और हो सकता है मैं भी उसी की तरह मैथमेटिक्स में आगे जाऊंगा। वो अगर लैंग्वेज में वीक है और मैं लैंग्वेज में मजबूत हूं, मैं अगर लैंग्वेज में उसकी मदद करता हूं
तो हम दोनों को एक दूसरे की ताकत जोड़ेगी और हम अधिक। वहीं तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो पेट्रोल पंप्स हैं उन पे पेट्रोल और डीजल की खपत है, और ये इसलिए है कि जो टैंकर्स एसोसिएशन है उन्होंने हड़ताल कर ली है, और ये हड़ताल जो है उन टैंकर्स ने की है जिनका कॉन्ट्रैक्ट भारत पेट्रोलियम के साथ है। और इसमें बताया ये जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में 100 से ज़्यादा पेट्रोल पंप्स जो हैं वो ड्राई हो चुके हैं। और इस पर जानकारी दी खैरुद्दीन, जो कि एक्स प्रेसिडेंट हैं टैंकर एसोसिएशन के। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि रेट्स को लेकर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दिसंबर के महीने में, उसके बाद दोबारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिस पे टैंकर्स एसोसिएशन के जो लोग हैं वो सहमत नहीं हैं, और उसी को देखते हुए जो टैंकर्स एसोसिएशन है उन्होंने ये फैसला किया है कि वो तेल यानी डीजल और पेट्रोल की जो सप्लाई है उसे भारत पेट्रोलियम के जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पे नहीं देंगे। क्या कुछ है इसकी जानकारी और क्या कह रहे हैं खैरुद्दीन, आइए सुनते हैं। दिसंबर में इन्होंने टेंडर निकाला था, आपके पास भी मीटिंग हुई थी तो कंपनी ने मान लिया था कि हम आपका किराया जो है अच्छा करेंगे। तो वो जो टेंडर है हमने विड्रा कर लिया था और इन्होंने नया टेंडर निकाला। टेंडर जो हुआ आईओसी में उसमें भी 36,000 रुपये उन्होंने किराया दिया है। तो आप ये लगा लो साहब, ये जो अभी इन्होंने फ्रेश टेंडर निकाला और 5 साल आगे ही चलना है, इसमें उन्होंने 26 निकाला और उसमें 26 में एक क्लास और रखी है, जब गाड़ी 104 किलोमीटर चलेगी उसमें 50 पैसे और इन्होंने किराया डाउन करना है। तो वो जब लास्ट पर किराया, अगर श्रीनगर की मैं बात करूँगा, वो हमारा किराया आ जाता है 22-23 हज़ार पर, या तो हम कैसे काम करेंगे। इसलिए हम कंपनी को बार बार आगाह कर रहे हैं कि आप अपना किराया अच्छा करो, हम काम करने के लिए तैयार हैं। अगर आपने किराया अच्छा नहीं किया तो ऐसे ही विड्रा रहेंगे ऑनर सारे, और ऑनर तो यहाँ तक परेशान है कि आत्महत्या करने के लिए तैयार है। जो इन्होंने रेट निकाला, जो पैसे खर्च किए, जो गाड़ियाँ इन्होंने डाली हैं, उनका कैसा सिस्टम चलाएंगे। ड्राइवर कंडक्टर की तनख्वाह कहाँ से देनी है, बैंक की किस्त कहाँ से देनी है, टैक्स कहाँ से भरना है, ये सब चीज़ें देखकर तो ऑनर सब परेशान है। जब तक कंपनी अपना फैसला नहीं बदलती तब तक ही कंटिन्यू रहेगी। क्या वजह मानते हैं कि एक बार जब मीटिंग हो गई उसके बाद इन्होंने कहा था कि हम इसके ऊपर गौर करेंगे, क्यों नहीं ऐसा हुआ? जब नए टेंडर निकले तो उसमें गौर करना चाहिए। कह रहे हैं कि आईओसी जो है वो पता नहीं कितने हज़ार करोड़ कमाती है, तो हम कम कमा रहे हैं। हम अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो हम गरीबों का पेट काट कर आप प्रॉफिट थोड़ा ना कंपनी का बचेगा। तो इसलिए इनकी जो सोच है बड़ी, मैं क्या बताऊं, अब मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूं। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ये आप सरकार तक भी बात पहुंचाओ, ताकि कंपनी को प्रेशर करें कि ठीक है, आपने जो ये गरीब लोग जो आपके साथ जुड़े हैं इनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं कि बर्फबारी और बारिश का इंतजार था, और आज पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी हुई, और हालांकि प्लेन्स में अभी भी इंतजार है बारिश का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गुलमर्ग, टंगवर, कुपवारा, करना जैसी जगहों पर आज बर्फबारी हुई, और वहीं सोनमर्ग से भी समाचार आए कि वहां पे भी बर्फबारी हुई और लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि मैदानी इलाकों में अभी भी बारिश का इंतजार है, और खासकर हम चिनाब वैली की बात करें, पीर पंचाल की बात करें, वहां से कोई भी ऐसा समाचार जो है वो नहीं मिला है जिसमें बारिश या बर्फबारी के। हालांकि पीर की गली के बारे में ये बताया गया है कि वहाँ पे हल्की फुल्की बर्फबारी जो है वो हुई है, लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर में लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है बर्फबारी का और बारिश का। वहीं जो मैट डिपार्टमेंट के लोग हैं उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले चंद दिनों में बर्फबारी और बारिश होने के इम्कानात हैं। ये एक वेट स्पेल जो है शुरू हुआ है, जैसे फोरकास्ट था ऑलरेडी, और 28 खासकर कल मॉर्निंग से ही हल्की बर्फबारी पूरे पहाड़ी इलाकों के अंदर रहा, और एक सिग्निफिकेंट एक्यूमुलेशन खासकर आपका सोनमर्ग जोजिला एक्सिस में ऑलमोस्ट 1 फीट के आसपास बर्फबारी हुई है। सोनमर्ग के अंदर 8 इंच के आसपास, इसी तरह गुलमर्ग में आपका लगभग 5 से लेकर 6 इंच तक की बर्फबारी। इसी तरह जो बलाई इलाके हैं खासकर बांडीपोरा के, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के, इन सारे जगहों पे लगभग 4 से लेकर 6 इंच तक की भी बर्फबारी हुई है। बाकी मैदानी इलाकों के अंदर हल्की बारिशें रही लगभग 1-1.5 घंटे के लिए। तो कमिंग अभी जो करंट वेदर है उसमें लाइट स्नो जो है अभी चल रहा है, खासकर गुलमर्ग, सोनमर्ग और कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर,
और जो नेक्स्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं वो कल खासकर दोपहर से शुरू होगा, जिसमें लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस हैं। पहाड़ी इलाकों के अंदर हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट बारामूला के जो बलाई इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, डिस्ट्रिक्ट शोपियान और अनंतनाग के भी कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं, खासकर 30 और 31 के दरमियान। और उसके बाद फिर से जो है हल्की बर्फ़बारी खासकर 1-2 तारीख फर्स्ट और 2 फरवरी को जो है थोड़ा सा हल्की बर्फ़बारी पहाड़ी इलाकों के अंदर, कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर हल्की बारिशें हो सकती हैं। बाकी 3rd-4th के बीच में फिर से जो है नेक्स्ट जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है उसमें भी लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस हैं, खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर। बाकी जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे हल्की बारिशें रहेंगी। और जम्मू डिवीज़न के अंदर भी आपके बारिशें खासकर मैदानी इलाकों के अंदर, पहाड़ी इलाकों के अंदर लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के भी चांसेस हैं, खासकर 30-31 के दरमियान। और जो वेट स्पेल है अभी ये लगभग 3-4 फरवरी तक जो है कंटिन्यू रहेगा। जी अभी देखो सोनामार्ग के अंदर ऑलमोस्ट 1 फीट के आसपास बर्फ़बारी हुई है। जो सोनामार्ग श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे है वो बंद हो चुका है। इस तरह बाकी जो रोड्स हैं खासकर जो हायर ईस्ट के या आपका मोगल रोड का है, सिंथन टॉप का है, साधना पास का है, ये सारे रोड जो है बंद हैं ताज़ा बर्फ़बारी की वजह से। तो ऐसे में आज खासकर कल और परसों जो है फिर से एक स्पेल होगा जो एक अच्छा वेट स्पेल हो सकता है एज़ कम्पेयर टू यस्टरडेज वेट स्पेल। तो खासकर 30-31 को जो एक अच्छा स्पेल पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है देखने को मिल सकता है। जी देखो अभी जो बलाई इलाकों के जो सड़कें हैं वो बर्फ़ की वजह से बंद हो चुके हैं और कुछ एक हाईवेज़ भी इसमें बंद हो गए हैं। कल श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे ताज़ा बर्फ़बारी हुई है। इसी तरह मोगल रोड, सिंथन टॉप, साधना पास, राजान पास, ये सारे रोड जो हैं ताज़ा बर्फ़बारी के कारण बंद हुए हैं। तो अभी एक वेट स्पेल जो है खासकर 30-31 को फिर से होने वाला है। तो लोगों को अपना जो ट्रैवल प्लान है वो वेदर के हिसाब से जो है अपना प्लान करें, वेदर के हिसाब से। और जो टूरिस्ट खासकर ट्रैवल करते हैं, खासकर सोनामार्ग या गुलमर्ग या बाकी जो पहाड़ी इलाके हैं, तो बिल्कुल अपना एंजॉय कीजिए और एंटी स्किड चेन्स खासकर गाड़ियों के अंदर लगाएं, जैसे ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी निकाला है कि जो वेट स्पेल है खासकर 30-31 के दरमियान ये जो है आपका कल जितना हुआ उससे बेहतर जो है वेट स्पेल देखने को मिल सकता है। एक अच्छी बर्फ़बारी खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर देखने को मिल सकता है। बाकी जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे कुछ एक खासकर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के, डिस्ट्रिक्ट बारामूला के, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के जो मैदानी इलाके हैं, या साउथ कश्मीर में भी कुछ एक ज़िले खासकर डिस्ट्रिक्ट शोपियान, कुलगाम और कुछ एक मैदानी इलाके खासकर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के भी, इन सारे जगहों पे जो है लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है खासकर 30 और 31 को। और श्रीनगर इन एडजॉइनिंग एरियाज़ खासकर आपका पार्ट्स ऑफ पुलवामा आता है, डिस्ट्रिक्ट बडगाम के भी जो मैदानी इलाके आते हैं, इन जगहों पे बारिशें रहेंगी अमूमन। और अगर बर्फ़ हुआ तो भी आपका कोई नॉन सिग्निफिकेंट एक्यूमुलेशन होगा, 1-2 इंच वो आपका पानी बन के निकल जाएगा। तो ओवरऑल जो आपका जो स्पेल होगा वो खासकर लोअर ईस्ट, मिडल ईस्ट और हायर ईस्ट में जो आपका मॉडरेट टू हेवी के जम्मू कश्मीर में बर्फबारी ना होने की वजह से कश्मीर के विंटर टूरिज्म पे जो है वो काफ़ी असर पड़ा है और बहुत सारे लोगों ने अपनी बुकिंग्स को जो है वो कैंसिल किया है। कश्मीर के मौसम की बात करें तो आप जानते हैं कि हर मौसम के साथ टूरिज्म जो है वो जुड़ा हुआ है। विंटर टूरिज्म का भी एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इस बार चूंकि बर्फबारी नहीं हुई उसकी वजह से जो पर्यटक थे उन्होंने अपनी बुकिंग्स वगैरह जो है वो कैंसिल करा दी। चेयरमैन कश्मीर हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन ने हमारे संवाददाता वजाहत शबीर से बात की और उन्होंने कहा कि इस बार मौसम ने धोखा दे दिया। वजाहत की बात उनके साथ क्या हुई, आइए सुनते हैं। तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह के भी सूरत हाल है ड्राइवर, क्या इससे पहले ऐसी सिचुएशन आपने लाइफ में कभी देखी है? जहाँ तक ड्राई स्पेल का सवाल है, मैं फर्स्ट टाइम इसको विटनेस कर रहा हूँ इन माई लाइफ। तो ऐसा ने कभी देखा है पहले। तो विंटर्स में तो बर्फबारी अच्छी खासी होती थी, तो जो हमारा विंटर टूरिज्म है उसमें बड़ा अट्रैक्ट होता था। खासकर जो हमारे एडवेंचर टूरिज्म होता था यहाँ पे, जो खासकर वही स्नो देखने के लिए आते थे, उनका एक ड्रीम होता था, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होती थी कि एक बार ज़िंदगी में कम से कम कश्मीर जाए और बर्फ़ देखें वहाँ पे। तो हमारे हर एक अलग अलग सीजन्स हैं, जैसे विंटर हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम है, तो हर एक की अपनी अपनी खासियत खसूसियत होती है। तो विंटर की वही खासियत है कि यहाँ पे बर्फ़ देखे, मगर अनफॉर्चुनेटली इस साल बर्फबारी नहीं हुई, ड्राई स्पेल चल रहा है, तो जो टूरिज्म फुटफॉल था उसमें भी डाउनफॉल हो गया। और मेरे को लगता है अभी ऑक्यूपेंसी कुछ 15-20% होगी पिछले साल से। सर मैं जानना चाहूँगा, बहुत सारे अगर हम हाउस बोट की बात करें, पिछले साल जो हमने समर देखा था वो काफ़ी अच्छा गया था, तो इस सिचुएशन, इस टाइम पे क्या सिचुएशन है हाउस बोट्स की?
देखिए, विंटर्स की जो बात करें, अभी का टाइम थोड़ा बहुत लो चल रहा है टूरिज्म के हवाले से, क्योंकि उसमें यही मसला है कि जो बर्फबारी नहीं हुई तो लोग एकदम दूसरी जगहों पे डाइवर्ट हो रहे हैं, तो अपने प्रोग्राम्स को चेंज कर रहे हैं या कैंसिल ही कर रहे हैं। मगर विंटर्स का जो हाउस बोट की एक अट्रैक्शन रहती थी, तो जो हमारे यहाँ टूरिस्ट आते थे, फॉरेनर्स भी आते थे, साउथ ईस्ट एशिया से बहुत लोग विंटर्स में ट्रैवल करते थे, मलेशिया, थाईलैंड से, वो विद इन द कंट्री भी करते थे, तो वो कम से कम 1-2 नाइट्स हाउस बोट में रहती थी, डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलती थी उनको, क्योंकि बर्फ़ भी होती थी, वो जमा हुआ लेक भी होता था, तो उनकी एक वो जो चाहत होती थी, एक ख्वाब होता था, वो पूरा होता था। मगर इस ड्राई स्पेल की वजह से वो पूरा वॉश आउट हो गया, तो ऑक्यूपेंसी जो बहुत कम है। अगर हम जनवरी की बात करें, जनवरी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, जलीकान का जो सीजन था वो भी पूरा ड्राई गया, तो फरवरी में अगर हम फरवरी में बुकिंग की बात करें तो उस साल से क्या सिचुएशन है? देखिए, वही है ना, जो अभी वेदर का जो भी फोरकास्ट है वो कुछ खास तब्दीलियाँ नहीं दिखा रहा है, तो एक्सपेक्टेशन से थोड़ी बहुत एक बार जब प्रैक्टिकली यहाँ पे स्नोफॉल होगा तब हम भी अपने लोगों को, अपने एजेंट्स को, अपने जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको हम यहाँ पे फिर आमंत्रित कर सकते हैं कि जो जिनका शौक है, जिस चीज़ का उन्हें शौक है या जो देखना चाहते थे वो तो अभी तक नहीं हुआ है बर्फ़, तो अगर फेब में भी होगा तो मेरे को लगता है कि नए तरीके से बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, मगर एज ऑफ नाउ वैसे ही हैं जैसे हैं। अगर हम समर की बात करें, लास्ट ईयर भी जो है, पिछले कुछ साल से हमने देखा जो समर में टूरिज्म फ्लो हो रहा है, जो हाउस बोट में आना चाहे वो काफ़ी इंक्रीज हुआ, तो इस साल आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखिए, मैंने कहा ना, अलग अलग सीज़न की अपनी अपनी खसूसियत होती है। अभी तो समर्स में बहुत टाइम है, तो इंशाल्लाह हमें होप है कि जो हमारा टूलिप सीज़न आ रहा है तो उसमें भी अच्छी खासी बुकिंग्स आए, क्योंकि टूलिप एक अच्छी अट्रैक्शन है, तो अगर ऐसा ही चल रहा तो इस साल लगता है जल्दी टूलिप खिलेंगे, और उसके लिए हमें तैयारियां करनी है। तो डिपार्टमेंट अपनी तरफ से बहुत ज़ोर शोरों से इन चीज़ों पे ध्यान दे रहा है, और अगर वो स्प्रिंग से ही हमारी बुकिंग स्टार्ट होगी तो फिर समर भी अच्छा चला जाएगा। तो मगर खासकर जो अभी की बात है, जब तक स्नो नहीं होगा फिर हो सकता है कि आगे की बुकिंग भी इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे नदी नाले जो पानी आता है, नेचुरल रिसोर्स जो हमारे हैं उनमें भी फ़र्क पड़ेगा। तो हो सकता है गवर्नमेंट के ऐसी मैसेज में चली जाए या वायरल हो जाए कि कश्मीर में ये चीज़ें हैं, दिक्कतें हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो एक्सपेक्ट जो टूरिस्ट या विजिटर्स आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से उनके लिए? देखिए, मैसेज तो हमारी यही रहती है कि एज स्टेक होल्डर टूरिज्म प्लेयर कम से कम में तो एक बार लोग आना ही चाहते हैं। हमारी मैसेज रहेगी और वेलकम हियर कि हमारे यहाँ और भी बड़ी खूबसूरत जगहें हैं जो अभी एक्सप्लोर नहीं हुई, नई डेस्टिनेशंस है, उनको भी एक्सप्लोर कर लीजिए, तो वहाँ पे भी जाइए आप, वो भी उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो दे आर ऑलवेज वेलकम। हमारी तरफ से यही मैसेज आती है कि वी आर रेडी टू कैटर हियर एंड टेक यू टू डिफरेंट प्लेसेस। वहीं दूसरी तरफ जम्मू में आज पीओजेके फ्रंट 1971 द्वारा जो है प्रदर्शन किया गया, और उन्होंने सरकार को जो है वो याद दहानी कराई कि उनके साथ किए गए वादों के ऊपर सरकार जो है वो खरा उतरे। रिटायर्ड कैप्टन युद्धवीर सिंह की अगुवाई में आज ये विरोध प्रदर्शन हुआ, और बहुत सारी जो डिमांड्स थी पीओजेके फ्रंट की, उसके बारे में उन्होंने सरकार को जो है वो दोबारा से गुहार लगाई, और ख़ासकर उन्होंने कहा कि जो बैलेंस अमाउंट है 24,50,000 का, वो अभी भी जो पीओजेके फ्रंट के जो मेंबरान हैं उन्हें नहीं मिला है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लैंडलेस हैं, सरकार उनकी तरफ भी तवज्जो दे। क्या कुछ कहा रिटायर्ड कैप्टन युद्धवीर सिंह चिब ने, आइए सुनते हैं। आज हम अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी उम्मीद थी कि इस इलेक्शन से पहले हमारा मसला हमारे प्रधानमंत्री जी साहब ज़रूर हल करेंगे, लेकिन मेदू में अभी शायद अभी दिल भी बजने वाला होगा अगले इलेक्शन का, लेकिन फिर भी हम मेज के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर मोदी जी ने 5.5 लाख दिया है, हमारी बात सुनी है, शायद वो आगे भी सुनेंगे। तो इसलिए हमारी जो तकलीफ़ात हैं, जो डिमांड्स हैं, हम उसके ऊपर बात अभी करते हैं। कि हमारी सबसे पहले ये डिमांड है, रिफ्यूजी आज तक किसी भी सूरत में उसका मसला हल नहीं हुआ है। सिर्फ जो भी गवर्नमेंटें आई उन्हें ठगीबाजी की और लोगों का मुंह बंद किया, और आज हम वैसे के वैसे हैं। मैं चाहता हूँ, मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी से और एलजी साहब से कि देखिए, इनका भी कुछ सोचिए। जगह जगह हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, करोड़ों के तादाद में रुपया जो है वो लोगों को दे रहे हैं। क्या ये रिफ्यूजी नज़र नहीं आते हैं जिनका कुछ नहीं हुआ है? आज तक वो मेदों में ही उनकी ज़िंदगी गुजर गई है। 2-3 पीढ़ी हमने गंवारी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो अभी 24.5 लाख रहता है वो भी दिया जाए।
और जो फाइलें अभी दर बदर हो रही हैं डीसी ऑफिस में पड़ी हैं, पीआरओ साहब के पास पड़ी हैं और जगहों पर हैं, तो कुछ तहसीलदारों के पास हैं, वो जल्दी से जल्दी। तो ये थी आज की कुछ खास झलकियां। देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में क्या कुछ रहा खास, आपने देखा इस प्रोग्राम में। कल होगी आपसे फिर मुलाकात। इजाजत दीजिए। आदाब।